नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काबिल एकेडमी पर। देखिए, ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन का पॉलिटी का सीरीज है, जिसमें हमारी पिछले लेक्चर में बात हुई थी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर के। आज का सीरीज हमारा फोकस रहेगा, आज का लेक्चर केंद्रीय मंत्रिपरिषद पे। और कुछ चेंजेस है कि अब से आपको लगातार जो है पॉलिटी की वीडियो मिलेगी, डेली की 2, और जल्दी से जल्दी अगले 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर हम पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। और पॉलिटी के बाद हम मॉडर्न इंडिया और एंशियंट और मिडाइवल एक साथ ही चलाएंगे, ठीक है। मतलब कि मॉडर्न इंडिया एक तरफ चलेगा, दूसरी तरफ एंशियंट चलेगा, और एंशियंट हमारा लगभग ख़त्म होने वाला है, तो एंशियंट के बाद सीधा हम मिडाइवल शुरू कर लेंगे उसी टाइम पर, और बाकी एक लेक्चर में कंटिन्यूसली मॉडर्न इंडिया चलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी जरूर से ज़रूर दबा देंगे। सीधा प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। बी, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सी, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। या डी, वह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ऐसा जो है हमको आर्टिकल 74 सब क्लास 1 में देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री जैसा जिसे कहता है उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। और अगर एग्जैक्ट वर्डों की बात करें तो आर्टिकल 74 सब क्लास 1 में दिया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। वहीं व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री द्वारा ही मंत्रियों को बर्खास्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि भैया अब इसको मंत्री मत रखो, तो वह व्यक्ति मंत्री नहीं रहता है। और दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नहीं, वास्तविक नेता होता है, और वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। संसद के प्रति संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के क्रम में प्रधानमंत्री भी उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से इसमें कौन सा आंसर सही है? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन है ए, निर्वाचित, बी, चयनित, सी, मनोनीत, डी, नियुक्त, या ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जब वही प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही नहीं कि वह बहुमत दल का नेता हो गया, इस प्रकार से कि राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, ठीक है। और ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ऐसा कहा गया आर्टिकल नंबर 75 के सब क्लास 1 में यह चीज़ बताई भी गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है। बी, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी, कि एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। और ऑप्शन डी, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। यह कथन सही नहीं। देखिए, न्यायालय किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकता कि मंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को कैसी और किस बारे में सलाह दी गई। इस बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 74 के सब क्लास 2 में। वहाँ पर सीधे सीधे बताया गया है कि मंत्रियों द्वारा या किसी मंत्री द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी जा रही है, और दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, या फिर ऐसी अन्य कोई भी चीज़ जो है न्यायालय द्वारा विचाराधीन नहीं होगी, या न्यायालय जो है इस संबंध में प्रश्न नहीं कर सकता कि भैया फलाने मंत्री ने या फलाने मंत्री या तुम्हारी मंत्रिपरिषद ने तुमको क्या सलाह दिया, और दिया तो क्यों दिया, ठीक है। इस संबंध में कोई भी सवाल नहीं पूछा जा सकता, ना तो राष्ट्रपति द्वारा 74 सब क्लास 2 में। वहीं 163 सब क्लास 3 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल से भी इस संबंध में न्यायालय कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता कि उसको मंत्रियों ने क्या सलाह दी, ठीक है। चलिए, बाकी अन्य सभी कथन सही हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। शासकीय कार्यों के प्रति कोई न्यायालय राज्यपाल को कर्तव्य के लिए विवश नहीं कर सकता है। और राज्यपाल के प्रति अगर कोई व्यक्तिगत कार्रवाई करनी हो, ठीक है, अगर किसी व्यक्तिगत कृत्य के लिए राज्यपाल पर कोई सिविल कार्रवाई, ठीक है, क्रिमिनल कार्रवाई तो चलेगी ही नहीं, और यदि कोई सिविल कार्रवाई चलेगी भी तो उसके 2 महीने पहले ही राज्यपाल को ऐसी लिखित सूचना देनी होती है। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। ऑप्शन है ए राज्य सरकार का, बी केंद्रीय सरकार का, सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें तो एक्सप्लेनेशन की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष के, बी राज्यसभा के सभापति के, सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, या डी प्रधानमंत्री के। देखिए, इसीलिए मैं अनुच्छेद भी बताता रहता हूँ, सीधे सीधे अनुच्छेदों से भी सवाल आयोगों की परीक्षाओं में, आयोगों यानी कि स्टेट लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस संदर्भ में आपको आर्टिकल भी जानना जरूरी रहता है। चलिए, सही आंसर तो है ऑप्शन नंबर बी, डी प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 78(1) में। देखिए, लेमन लैंग्वेज में, नॉन टेक्निकल भाषा में आपको बताता हूँ। देखिए, आर्टिकल 78 के ए में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति को सूचना देगा कार्यपालिका के प्रशासन के संबंध में। ठीक है, राष्ट्रपति को सूचना देगा, आर लिख दे रहा हूँ, राष्ट्रपति को सूचना देगा प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक, ऐसे उल्टा बन गया क्या, PSR। ठीक, अब समझ में आया, प्रधानमंत्री जो है सूचना देगा राष्ट्रपति को। यह जो है लिखा हुआ है 78 सब क्लास 1 में। वहीं 78 के 3 पार्ट है। ठीक, 78 सब क्लास बी की अगर बात करें तो इसको भी नॉन टेक्निकल रूप में समझिए। तो इसमें जो है राष्ट्रपति सूचना मांगेगा, राष्ट्रपति मांग रहा है सूचना किससे, प्रधानमंत्री से। राष्ट्रपति इसमें प्रधानमंत्री से सूचना मांग रहा है कि अब भैया मुझे इस संदर्भ में, या कार्यपालिका का यह प्रशासन ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस संबंध में तुम मुझे सूचना दो। पहले में क्या था, पहले में प्रधानमंत्री खुद सूचना देता है 78 सब 1 में, और 78 खंड बी या खंड ख में जो है राष्ट्रपति सूचना मांगता है प्रधानमंत्री से कि आप हमें सूचना दीजिए या बताइए ऐसा क्या है। और तीसरे की बात अगर करें, 78 सी की बात अगर करें, या 78 ग की अगर बात करें, तो इसमें क्या है, 78 ग में यह कहा गया है कि अगर कोई मंत्री है, ठीक है, मंत्रिपरिषद या कैबिनेट मंत्री होता है ना, कैबिनेट द्वारा अगर कैबिनेट के किसी मंत्री, मान लीजिए कि ये भैया रहे राम, ठीक, इन्होंने कोई एक चीज़ डिसाइड कर ली है, किसी एक निर्णय के बारे में सोच लिया है, तो अब क्या होगा, अब यह राष्ट्रपति को सीधा सूचना दे देंगे और राष्ट्रपति को अपनी इस निर्णय से अवगत करवाएंगे। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री से कहेगा कि भैया इस सूचना या इस संबंध में मंत्रिपरिषद को अवगत करवाए। ठीक है, कायदे से तो मंत्रिपरिषद को इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने मंत्रिपरिषद को बताने के बजाय सीधा कर दिया राष्ट्रपति को इस संबंध में अवगत। और राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यह कहता है कि इस संबंध में सारी सूचनाएं मंत्रिपरिषद को अवगत करवाई जाए, मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यह सीधे सीधे प्रावधान दिया हुआ है। देखिए, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है वह मामला। ठीक है, कौन रखे, तो प्रधानमंत्री रखे। 78 में प्रधानमंत्री का ही कर्तव्य है। आगे बताइए, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए शासन के सभी मंत्रीगण, बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, या डी राज्य मंत्रीगण। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट कहा जाता है। ठीक, कैबिनेट में जो है वह जो मंत्री शामिल होते हैं उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बोला जाता है। देखिए, मंत्री 3 तरीके के होते हैं, एक तो कैबिनेट हो गया, ठीक, दूसरे हो गया आपका राज्य मंत्री, और तीसरे हो गया आपका उप मंत्री। ठीक है, एक कैबिनेट हो गया, फिर राज्य, फिर उप मंत्री। जो लोग जो है यह तीनों जिसमें शामिल होते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं उसको, जिसमें तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद बोलते हैं जिसमें तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, और बाकी जिसमें केवल कैबिनेट के मंत्री शामिल होते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिपरिषद में तब कौन शामिल होगा बताइए, यहाँ पर परिषद तो लिख दूँ, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ तब लिखता हूँ। थोड़ा फ्लो निकल जाता है, परेशान मत हुआ करिए इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, देखिए ये है मंत्री परिषद। ठीक है, तो देखिए मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर, राज्य मंत्री और उप मंत्री है तीनों शामिल होते हैं। वहीं कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में। ठीक है,
मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री, या यूं कहें कि कैबिनेट, मंत्रिमंडल को ही कैबिनेट भी बोला जाता है, तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री शामिल होते हैं। अगर बात करें कि मंत्रिमंडल का उल्लेख कहीं है संविधान में, तो हाँ, मंत्रिमंडल का संविधान में एक जगह उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 352 में। ठीक, आर्टिकल नंबर 352 में यह था, यानी कि मूल संविधान में यह नहीं था। ठीक है, पहली चीज़ तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सब कुछ बताया गया है आपको। यह हुआ था 1978 में। अगर पिछले लेक्चर छूट गए तो उन्हें कंप्लीट करिए। देखिए, मूल संविधान में तो मंत्रिमंडल का कोई है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट का उल्लेख नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उल्लेख था मंत्रिपरिषद का, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों ही शामिल होते थे। लेकिन बाद में 1978 में संशोधन करके 1978 में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 में एक संशोधन करके वहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द या कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बताइए, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है ए मंत्री स्तर के सभी मंत्री, बी केवल कैबिनेट मंत्री, सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, या डी कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। चलिए, सही आंसर है आपका केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। वहीं जहाँ यह तीनों सम्मिलित होंगे उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री शामिल होते हैं, और मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है। देखिए, इधर एक ही साइड का पढ़ा करिए, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति ऐसे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, बताइए आप। ऑप्शन है ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, या डी नौकरशाही। चलिए, इसके बारे में कई बार चर्चा हुई। वास्तविक शक्ति जो है वह प्रधानमंत्री में निहित होती है, और नाम मात्र का नेता कौन होता है, वह होता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बताइए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल नंबर 75। ठीक है, आगे बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। और कथन 2 है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, केवल और केवल पहला कथन सही है। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर 77 सब क्लास 1 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वह क्या करेगा, राष्ट्रपति वह क्या करेगा, नहीं पहले चीज़ ये, राष्ट्रपति के नाम से ही समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ की हुई मानी जाएंगी। ठीक है, यह कहा गया है आर्टिकल नंबर 77 के सब क्लास 1 में। क्या कहा गया है कि जो भी कार्यपालिका की कार्यवाहियाँ की जाती हैं, भारत सरकार का जो भी कार्य किया जाएगा उसको राष्ट्रपति के नाम पे किया हुआ माना जाएगा। ऐसा आर्टिकल नंबर 77 का सब क्लास 1 कहता है, और उसी के आधार पर हम लोग भी कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट दूसरा कथन गलत, यह कथन सही क्यों है, तो इसके बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 77 के सब क्लास 3 में। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसा नियम बनाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के तहत और उसके द्वारा आवंटित किए गए कार्यों के तहत जो है सभी मंत्री लोग कार्य करेंगे। ठीक है, जैसा वह किसी को काम दे दिया, एक को कह दिया कि भैया तुम सड़क बनवाओगे, तो वो कहा ठीक है सड़क बनवाएंगे। फिर उसने कहा ठीक है तुम इस प्रकार से सड़क बनवाओगे, मतलब नियम ही बताया, तो ठीक है भैया हम इस प्रकार से ही सड़क बनवाएंगे। बस एक नॉन टेक्निकल चीज़ है, ये बता रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, ऐसे लिख मत दीजिएगा कहीं भाई। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम भी बनाता है। ठीक है, वास्तविक रूप में ऐसा होता नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का चल रहा है। वास्तविक रूप में कौन करेगा, चलिए यहाँ बताने से कन्फ्यूज़ करने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझदार हैं ही हैं। आगे बताइए कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो पहला, ए वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बी वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, सी वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या डी उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए जो भी कोई मंत्री होता है ना वह किसी भी सदन में बोल सकता है। ठीक, अपना भाषण किसी भी सदन में दे सकता है, हालांकि जिस सदन का वह सदस्य है सिर्फ और सिर्फ उसी सदन में अपना मत दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सदन के सदस्य किसी और सदन के मत कहीं और दे दीजिए। ऐसे मानिए जैसे आपका घर है और आपका पड़ोसी है, तो पड़ोसी के पास जाकर के आप कुछ भी कहे और सुन सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं तुमको ये चीज़ करना ही होगा।
आप उसको कुछ समझा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। उसी प्रकार से इसे समझिए कि जैसे कि यह मान लीजिए अपने घर में तो यह लोगों के बीच जो है मत दे सकता है कि हाँ भैया हम ये मेरा घर है, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर इस संबंध में हम मत देना चाह रहे हैं, इस संबंध में अगर मत होता है, मत विभाजन किया जाता है तो हम भी मत देंगे क्योंकि हम भी इसके सदस्य हैं। लेकिन जब बात बोलने की आएगी तो बोलने के लिए किसी भी सदन में बोल सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में बोल सकता है, भाषण दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। अगर मत विभाजन किया जाएगा तो मत नहीं देगा, ठीक है। तो क्या समझे इससे यह समझे कि प्रधानमंत्री भी निम्न सदन या उच्च सदन में बोल सकता है, ठीक। प्रधानमंत्री क्या, सभी मंत्री जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो सभी जो है किसी भी सदन में बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री बनने से पहले जो है वह किसी सदन का सदस्य हो। आवश्यक तो यह है कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी एक सदस्य का सदस्य बनना पड़ता, किसी न किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। तो यह भी गलत है, ठीक। बाकी सही कौन सा है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष पे वोट नहीं दे सकता, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ ले आया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर जो है वह पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद सहित या यूँ कहें कि सरकार को बर्खास्त होना पड़ता है या सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ता है और नए चुनाव होते हैं। तो देखिए वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। कितना महत्वपूर्ण है, अविश्वास प्रस्ताव होता कहाँ है, आप बस इतना अगर जानते रहेंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर दे सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव होता है, लाया जाता है लोकसभा में। क्यों लाया जाता है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद रहती है ना वह लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रहती है, ठीक है। लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद उत्तरदायी रहती है, राज्यसभा के प्रति नहीं या संसद के प्रति नहीं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके लिए है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत मंत्रिपरिषद के लिए किसके प्रति है, वह है लोकसभा के प्रति, ठीक है। बाकी अन्य सभी कथन यहाँ पे गलत है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74 या फिर डी अनुच्छेद 75। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, अनुच्छेद 75। देखिए यहाँ देख लीजिए, नीचे से ही समझ लीजिए। देखिए अनुच्छेद 75 के तहत जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत यानी कि उन्हें हटाने से संबंधित प्रावधान है। 75 में बताया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। वहीं अनुच्छेद 75(2) के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। देखिए इसे 74 से कंफ्यूज मत करिएगा। 74 में क्या कहा गया है, 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ऐसा आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह बात कही गई आर्टिकल नंबर 74 के सब क्लास 1 में, ठीक है। वहाँ से ऐसे मत कंफ्यूज हो जाए कि भैया 74 में भी आई है 75 में भी आई है। 74 में है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। वहीं 75 के सब क्लास 1 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और 75 सब क्लास 2 में बताया गया कि ये सभी यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य फिर चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, ठीक है। आइए चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन है ए संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य या डी दोनों सदनों का सदस्य। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। आमतौर मतलब क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है, नहीं भैया, बिल्कुल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। प्रधानमंत्री जो है वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, इवन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी हो सकता है, चलेगा, ठीक। लेकिन कब तक चलेगा, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे अपने पद से हटना होगा। 6 महीने तक यह भी चल जाएगा कि आप किसी सदन के सदस्य मत हो, ठीक है। राष्ट्रपति की जो है ना प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते वक्त बस यह देखता है कि लोकसभा में कौन अपना दल, कौन सा दल जो है या दल कह रहा हूँ कौन व्यक्ति जो है वह अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है, ठीक है। न किसी एक दल को देखता है न किसी एक व्यक्ति को देखता है। हालांकि जब एक पार्टी की सरकार आती है तो उसमें पहले से ही तय होता है कि बहुमत दल का नेता कौन है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ थोड़ी सी सीमित हो जाती है। लेकिन जब त्रिशंकु संसद बनती है तब जो है राष्ट्रपति के पास पूरी पावर होती है, वह किसी को भी जिसको उचित लगे उसको वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है।
या फिर उचित का मतलब यह है यहाँ पर कि उसे यह लगे कि यह जो है सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है, ठीक, बहुमत अपना सिद्ध कर सकता है, उसे ही वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, ठीक है। तो क्या समझे इससे कि आम तौर पर मतलब इन जनरल वे में क्यों रहता है ऐसा, क्योंकि जो है ऐसा माना जाता है कि निम्न सदन में जो है जनता का सदन है और जनता के सदन का ही नेता जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ठीक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है यह बताना है यहाँ आपको। ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, या डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रधानमंत्री जो है वह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है, या फिर यूं कहें कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष होता है, या CSIR का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, या डी उपराष्ट्रपति। NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। आगे बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, अब बताइए। ऑप्शन है ए जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी है कि जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, या ऑप्शन डी आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चलिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बार बार ये चीज़ आपको बताई जा रही है, तो इसमें समझने समझाने जैसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, या डी 35 वर्ष। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री की यहाँ बात हो रही है तो प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। क्यों हमने ऐसा कह दिया, क्योंकि देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होता है न्यूनतम। तो यदि वह लोकसभा का सदस्य है तब भी तो प्रधानमंत्री बन सकता है, तब 25 वर्ष सही है आंसर, है कि नहीं। न्यूनतम कौन सा, 25 और 30 में से बताइए। 25 न्यूनतम है ना, तो लोकसभा का सदस्य अगर बन सकता है तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अगला बताइए। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, ऑप्शन है ए मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है, बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, सी 44वें संशोधन के द्वारा हुआ है, या डी 85वें संशोधन के द्वारा हुआ है। चलिए सही आंसर है इसका संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। चूँकि देखिए उप प्रधानमंत्री का पद जो है इसे आप एक प्रकार से राजनीतिक मजबूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे गठबंधन की सरकार होती है, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे हर जगह जो है उप मुख्यमंत्री का चलन आया हुआ है। ऐसा कोई पद जो है कहीं भी संविधान में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। यह सामान्य मंत्री होता है, सामान्य मंत्री ही होता है। इसको भी कुछ विशेषाधिकार नहीं मिला होता है कि कुछ अलग मंत्रियों के लिए विशेषाधिकार हो, बस उप मुख्यमंत्री बोल दिया गया। उसी प्रकार से उप प्रधानमंत्री, हाँ, इनके अधिकार वो होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा, या जैसे अन्य सभी मंत्रियों के अधिकार डिसाइड किए जाते हैं, वैसे ही उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अधिकार भी डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। हालांकि वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता में जो है प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है कि भैया उप प्रधानमंत्री का क्या कार्य होगा, वहीं राज्यों में मुख्यमंत्री डिसाइड करता है कि आपका कार्य क्या होगा, उप मुख्यमंत्री का कार्य क्या होगा, ठीक है। आगे बताइए। देखिए यह पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है, सीधे सीधे और बिल्कुल स्पष्ट रूप में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं भी संविधान में नहीं है। आगे बताइए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ऑप्शन ए पंजाब से लोकसभा के सदस्य थे हैं, बी पंजाब से, अब यह प्रश्न कभी नहीं आएगा, असम से राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, मनमोहन सिंह। अगला बताइए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी संसद के द्वारा चुना जाता है, सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या डी लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। चलिए इसका सही आंसर आप सबको पता है, इसे स्किप कर दूं क्या। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कह रहा हूँ, सी
राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। आर्टिकल नंबर 75 के सब क्लास 1 में ऐसा कहा गया है और उसकी सलाह पर ही वह जो है अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह से। चलिए यहाँ बताइए, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन है आपके पास भारत का, ऑप्शन नहीं, पहले है भारत का प्रधानमंत्री, उसके बाद ऑप्शन दे रहे हैं कि ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, या डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, यही वास्तविक शक्ति है उसकी। बाकी अगर नाम मात्र की बात करें तो राष्ट्रपति का यह कार्य होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यह कहाँ दिया हुआ है कि 6 माह के अंदर अंदर मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर वह संसद के सदस्य नहीं बन जाते? तो यह दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 75 सब क्लास 5 में। ठीक, 75 के 5 में यह बताए हैं, 75 के 5 में 71, 72, 73, 74 और 75। ठीक है, 75 के 5 में यह चीज़ बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बनता है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर यूँ कहें कि अपने पद से हटना पड़ेगा, किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं बनता है तो। नेक्स्ट बताइए कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 माह, डी 1 माह। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। आर्टिकल नंबर 75 सब क्लास 5। अगला बताइए कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ऑप्शन है ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 का है 5 वर्ष बाद ही ना रहो है, हमको सही पता है, ऑप्शन नंबर 6 माह बाद। ठीक, ए। अगला बताइए कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बी संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, या डी मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। चलिए, सही नहीं है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ठीक, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि मंत्रिमंडल जो है वह सदन के बाहर के भी सदस्य को बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर, 75/5 में दिया है ना, 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसे किसी न किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। यह कहीं नहीं दिया है कि हाँ भैया लोकसभा का सदस्य ही बनना पड़ेगा, किसी भी एक सदन का वह कोई व्यक्ति सदस्य बन सकता है यदि वह मंत्री है 6 महीने के अंदर अंदर। तो इस तरीके से हम क्या समझते हैं, कोई व्यक्ति सदन के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, सदस्य है, मान लीजिए राज्यसभा का है या लोकसभा का है। ठीक, राज्य या लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है या सदस्य नहीं भी हो सकता है 6 माह तक। तो यहाँ क्या कह रहा है इस कथन में? इस कथन में कह रहा है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, यही कथन गलत है, सही नहीं है यह कथन। बाकी अन्य सभी कथन सही है। आगे बताइए, पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन है ए लोकसभा के प्रति, बी दूसरा है एक संवैधानिक बाध्यता के अंदर, तीसरा है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, या चौथा है अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, या फिर बी 1, 2 और 3, या सी 1, 3 और 4, या डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखिए, मंत्रिपरिषद पहले आपको बताया गया कि यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, इसलिए यह एक संवैधानिक बाध्यता है। और कहाँ पे प्रावधान है इस बारे में? तो इस बारे में अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट रूप से लिखा भी हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 75(3) में यह चीज़ लिखी गई। तो जब अनुच्छेद 75(3) में या संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह बात लिखी गई है तो यह एक
संवैधानिक बाध्यता हो गई, ठीक है। और किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, यह भी लिखा है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कथन नंबर 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट बताइए, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी अध्यक्ष के प्रति, या डी संसद के प्रति। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ निकटतम उत्तर हम चुनेंगे संसद के प्रति, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट रूप से हमको पता है कि मंत्रिपरिषद जो है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद में जबकि 3 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा, कैसे लिखूं, RA लिख दे रहा हूँ, ठीक, राष्ट्रपति, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है, ठीक है, संसद बनती है। लेकिन मंत्रिपरिषद सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हालांकि यहाँ पर अन्य ऐसे विकल्प नहीं है, तो हम जो है सीधा चलेंगे अपने निकटतम उत्तर की तरफ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और कहाँ दिया हुआ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यह दिया हुआ है अनुच्छेद 75(3) में, ठीक है। यहाँ बताइए मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन है आपके पास ए संसद के, बी राष्ट्रपति के, सी लोकसभा अध्यक्ष के, डी लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक, संसद के प्रति उत्तरदायी होती, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति नहीं होती, ना लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। मंत्रिपरिषद तो उत्तरदायी होती लोकसभा के प्रति, लेकिन निकटतम उत्तर हमारा यहाँ पर मिल रहा है संसद, ठीक है, अनुच्छेद 75(3) में दिया है। नेक्स्ट बताइए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे, क्योंकि सीधे सीधे लिखा भी हुआ है लोकसभा के प्रति। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी है कि वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथाशीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, या ऑप्शन डी अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अगर त्याग पत्र दे देती तो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा एक वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक जो मंत्रिपरिषद थी ना, जो मंत्रिपरिषद जिस मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया है उसको ही कहा जाता है कि भैया आप जो है जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं बन जा रही तब तक आप जो है मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करते रहे। यूँ कहते हैं कि उसी मंत्रिपरिषद को कार्यवाहक मंत्रिपरिषद के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा कह दिया जाता है कि अब आप कार्यवाहक मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करते रहिए जब तक कि जो है नई सरकार के लिए चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक आप ही लोग रहेंगे सरकार में और आप लोग कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, और मंत्रिपरिषद कब तक कार्य करती रहेगी अपदस्थ मंत्रिपरिषद, तो अपदस्थ मंत्रिपरिषद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक नई सरकार बन न जाए और अपना पदभार ग्रहण ना कर ले, ठीक है। आगे बताइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ वैकल्पिक व्यवस्था नई सरकार का गठन होने तक मंत्रिपरिषद कार्य करती रहेगी। वहीं 356 में क्या है, दो आधारों पर 356 घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356 में ही वर्णित है और दूसरा अनुच्छेद 365 में बताया गया है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, या डी केवल लोकसभा के प्रति। वही प्रश्न है, बस घुमा दिया गया थोड़ा सा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हालांकि ये अपना पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, लेकिन उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है। अच्छा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत किस आर्टिकल में दिया है, तो मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत धारण करते हैं, ठीक है। वहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह कहाँ बताया गया है, बताया गया आर्टिकल नंबर 75 के सब क्लास 3 में, ठीक है। आगे बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। और इनमें से कौन सा कथन सही है यह पूछ रहा है। ऑप्शन है ए केवल एक सही है, बी 1 और 2 दोनों सही है, सी न तो 1 नहीं 2 सही है, या डी केवल 2 सही है। चलिए ऑप्शन नंबर
ए सही है इसमें, ठीक। केवल पहला कथन सही है कि संघ के मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रसाद पर्यंत तो वह जो है प्रधानमंत्री के नहीं, प्रसाद पर्यंत वह राष्ट्रपति के रहते हैं, ठीक। संघीय मंत्री अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताइए। तो लाइक करते चलिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा कथन है कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2, 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर पेन। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसके प्रति है? यह है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति। आर्टिकल नंबर 75 सब क्लास 3, ठीक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, आर्टिकल नंबर 75 सब क्लास 2, ठीक। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, अनुच्छेद या आर्टिकल 75 का ए या क, ठीक है। आगे बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। परिपाटी यानी परंपरागत रूप से ऐसा पालन किया जाता है, हालांकि संविधान में यह चीज़ लिखित नहीं है। आप बताइए। ए, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। सी, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। या डी, अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करेगा। चलिए इसके बारे में बात की गई है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है, ठीक है, क्योंकि उसे जनता का नेता माना जाता है इस वजह से। हालांकि इस बारे में कहीं भी स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया, वहाँ हमें तो बताया गया है और हम भी लगातार बता रहे हैं कि अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जा रही है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जा रही मंत्रिपरिषद के, न कि प्रधानमंत्री या किसी के, ठीक, और वह भी लोकसभा के प्रति, ठीक है। लेकिन अगर जो है कोई भी मंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री हो, वह यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है या फिर निम्न सदन में उसको समर्थन मिलना कम हो जाता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो वह त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 75(3) के कारण यह परंपरा है कि बहुमत खोते ही उसको त्यागपत्र देना होता है, ठीक है। इसी संबंध में अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों का कॉन्सेप्ट है। विश्वास प्रस्ताव सरकार ले आती है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ले आता है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव में एक कंडीशन है कि यह सरकार का कोई मंत्री ही ले आता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का कोई भी सदस्य ले आता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इसीलिए हर दल कहता है कि भैया कम से कम जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल होते हैं ना, रीजनल पार्टियाँ जो होती हैं, वह कहती हैं कि कम से कम 50 लोगों को तो जितवा ही दो, 50 लोगों को संसद में हमारी तरफ से आप भेज दो। जब 50 लोग रहेंगे तो हमेशा सरकार को ब्लैकमेल करती रहती हैं कि हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। समझ गए सारी चीज़। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन है ए, अविश्वास प्रस्ताव, बी, भर्त्सना प्रस्ताव, सी, स्थगन प्रस्ताव या डी, विश्वास प्रस्ताव। चलिए अभी सारी चीज़ें बताएं कि मंत्रिपरिषद या कोई भी मंत्री जो है सदन में विश्वास प्रस्ताव रखता है, ठीक है। और इसके द्वारा यह जो है सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए रखा जाता है कि हाँ भैया हमको बहुमत प्राप्त है। चलिए अगला बताइए, किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? इसको एक बार पढ़ देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी हमेशा के लिए। देखिए, सदन में विश्वास प्रस्ताव या मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस बोला जाता है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव या मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद, लोकसभा में, ठीक है, इस प्रकार के प्रस्ताव को लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव
लोकसभा में तभी लाती जब उसे लोकसभा में अपने बहुमत का समर्थन साबित करना होता। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। तो देखिए, जबकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र भी देना पड़ता है कि भैया अब हमको तुम पर विश्वास या नहीं है भरोसा। ठीक है, आगे बताइए, किस सदन के सदस्यों पर बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए लोकसभा के, बी राज्यसभा के, सी दोनों सदनों के, या डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के। नेक्स्ट बताइए कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है, ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है कहाँ देना है, लोकसभा में। तो जिस सदन में देना है उस सदन के अध्यक्ष की अनुमति। तो अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होता। आपको किसी के घर में जाके कुछ बोलना है तो उस घर के मालिक के परमिशन के साथ बोल सकते हैं आप। उस घर के मालिक का, अगर आपके किसी बच्चे की बुराई करनी है और उसके पिता जो है उस बच्चे की बुराई नहीं सुनना चाह रहे हो, तो आपके साथ विपरीत परिस्थितियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसे समझिए कि जहाँ पर व्यक्तिगत वक्तव्य देना होता है मंत्री को, उस सदन के जो है इस अध्यक्ष द्वारा उसको अनुमति मिलनी चाहिए। यहाँ लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा में जो है स्पीकर होता है। तो स्पीकर के द्वारा जो है इस बारे में अनुमति देने का अधिकार रखा जाता है। ठीक है, मतलब स्पीकर के पास स्पीकर के द्वारा अनुमति मिलनी चाहिए। और हाँ, स्पीकर यह भी नहीं कह सकता कि आप जो है आकर के वक्तव्य दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कोई फादर आपसे कह दे कि नहीं आप आइए और मेरे बेटे की बुराई कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आपकी इच्छा है कि आप उसके बेटे की बुराई करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। अगर बुराई करना चाह रहे हैं तो भी इसकी परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पीकर जो है उसकी अनुमति की आवश्यकता होती है लोकसभा में किसी भी मंत्री को व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अपने त्यागपत्र के बाद। और यदि वह त्यागपत्र देने के बाद वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर इसके लिए बाध्य नहीं करेगा। ठीक, हालांकि इसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, यह सभी सदनों का अपना अपना नियम होता है। ठीक है, तो उसी नियम के अनुसार यह बात कही जाती है। ठीक है, नियम नंबर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है कि 199 में कहा गया है। बता दिया क्या मैंने, चलिए कोई बात नहीं, बता दिया। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन है, ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। चलिए बताया ना, ऑप्शन नंबर सी। रीजनल पार्टियां कहती नहीं सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए, बस 50 सदस्य हमको आप जितवा दीजिए, बाकी तो हम निपट लेंगे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन कम से कम होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बताइए कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। ऑप्शन नंबर डी है 50। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्कृत किया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है उपयुक्त में से। ऑप्शन है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, दोनों ही कथन देखिए सही है। अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही 50 सदस्यों के समर्थन द्वारा स्थापित किया जाता है और यह सभी विपक्ष के होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा ही ले आया जाता है। ठीक है, 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और केवल लोकसभा में ही आता है। और अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कोई उल्लेख भी नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव आ कहाँ से गया, क्या रूल बुक में कोई नियम बना हुआ है, बताइए। देखिए, पहली चीज़ तो अनुच्छेद 75(3) में क्या कहा गया है, बताइए। अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कही गई है और वह भी लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो जब लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई तो यहाँ से यह कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो मंत्रिपरिषद है उसे लोकसभा का विश्वास हासिल है कि आप जो है हमारे अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन जैसे ही कोई मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ले आया जाता है, लिख दे रहा हूँ ए,
तो इसका क्या मतलब होता है कि इनका जो है अब विश्वास नहीं रहा, लोकसभा के सदस्यों का अब इन पर विश्वास नहीं रहा, तो यह ले आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अविश्वास प्रस्ताव कहाँ से निकल के आया? अनुच्छेद 75(3) से निकल के आता है अविश्वास प्रस्ताव, और इसे केवल और केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के प्रति ही वह जो है आते हैं। कौन? मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व है कि नहीं। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस बोला जाता है, यहाँ देखिए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसे बोला जाता है। वहीं अगर बात करें कि इसके लिए नियम फिर कैसे बना लिया अपने से, नहीं, नियम अपने से नहीं बनाया। देखिए अनुच्छेद 118(1) में कहा गया है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन क्या होता है? रेगुलेशन। ठीक, नियम विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। ठीक है, रेगुलेशन के लिए रूल बना सकेगा, जो हम बोलते हैं ना रूल एंड रेगुलेशन, तो रेगुलेशन के लिए रूल बना सकता है संसद का प्रत्येक सदन, अनुच्छेद 118(1) में कहा गया है। तो इसी के अनुसार लोकसभा ने अपने नियम संख्या 198 में मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए भी नियम बना दिया। ठीक है, बाकी इसका उल्लेख संविधान में न होकर के 198 में ही है। ठीक है, चलिए, नियम उतना आवश्यकता नहीं जानने की। आगे देखिए, लाभ के पद का निर्धारण कौन करेगा, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद, सी उच्चतम न्यायालय, या डी संघ लोक सेवा आयोग। चलिए, सही आंसर इसका आप चुनेंगे ऑप्शन नंबर बी को, कि संघीय संसद यह डिसाइड करता है कि कौन सा पद लाभ का पद है या कौन सा पद लाभ का नहीं है। बाकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा चीज़ें देखते हैं। इसमें 2 आंसर बताया गया, तो क्यों बताया गया यह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ विश्लेषण 2 पर। ठीक है, हम भी चलते हैं, दोनों चलते हैं, हम और आप दोनों चलते हैं। देखिए, अनुच्छेद विश्लेषण 2 में यह बताया कि कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता के लाभ के पद के आधार पर निरर्हर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निरर्हर है या अयोग्य है या नहीं। ऐसे में पढ़ रहा हूँ, निरर्हर आपको समझने में कठिनाई होगी, तो अयोग्य है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103(1) के अनुसार एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, और राज्यों में अनुच्छेद 192(1) और 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। वहीं जो आंसर हमने चुना, क्यों चुना? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघीय संसद को संघीय संसद को क्यों हमने आंसर चुना और आपको कहा कि इसको लगाना है। तो देखिए संसद में इस बारे में कहा गया है कि कोई पद संसद अथवा विधानमंडल की सदस्यता की निरर्हरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 के 1 के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191 के ए के अंतर्गत या क के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए इस चीज़ को। यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए आप, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी आप करिएगा। यहाँ पर दोनों ही आंसर दिया हुआ है। क्यों मैंने बताया? देखिए, जब यह दोनों रहे तब आपको यह करना है, इनमें से कोई एक रहे तो उसके साथ जाना है जो एक रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्यों एक बताया गया बी, क्योंकि देखिए पूछा क्या जा रहा है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। तो लाभ के पद का निर्णय अनुच्छेद 102 के खंड 1 के उपखंड क के अंतर्गत केंद्र में संसद करती है, और अनुच्छेद 191 क के अंतर्गत, ठीक, अनुच्छेद 191 सब क्लास 1 के ए या क के अंतर्गत राज्य में राज्य की विधानमंडल करती है। ठीक है, राज्य में राज्य की विधानमंडल करती है। ठीक है, बाकी किसके बारे में यह निर्णय लिया जाता है? यह निर्णय लिया जाता है सदस्यों के बारे में। तो अब सदस्यों की चुनावी निरर्हरता की बात, यानी कि चुनावी अयोग्यता की बात होगी। ठीक है, पहले तो वह पद लाभ का है कि नहीं है, और लाभ के पद के आधार पर वह व्यक्ति अयोग्य है कि नहीं है, इसका निर्धारण तो संसद द्वारा किया जाएगा, राज्यों में विधानमंडल द्वारा किया जाएगा, संसद द्वारा। अनुच्छेद 102 सब क्लास 1 के सब क्लास ए के तहत किया जाएगा। वहीं राज्य विधानमंडलों में अनुच्छेद 191 के खंड 1 के उपखंड ख के तहत किया जाएगा। लेकिन अब देखिए, उन व्यक्तियों को चुनावी निरर्हरता को अगर चुनाव को ही अगर अयोग्य घोषित करना हो तो कहाँ किया जाएगा? अनुच्छेद 103 के 1 और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और राज्य में अनुच्छेद 192 के 1 और 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो जब चुनावी अयोग्यता के आधार पर निरर्हरता की बात होगी और लाभ के पद का निर्धारण की बात होगी, तो आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ जाना है, या अनुच्छेद पूछा जाएगा तो आपको 103 1 2 बताना है केंद्र के लिए, और राज्य के लिए 192 1 2 बताना है।
और जब सीधे सीधे लाभ के पद के निर्णय के बारे में बात की जाएगी तो 191(1) बताना है आपको राज्यों के लिए और 102(1) बताना है आपको संसद के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन आप इसे आराम से समझिए और बहुत ही सही से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपना बेयर खोल लीजिए ना। यहाँ बताइए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन है ए न्यायपालिका, बी विधायिका, सी चुनाव आयोग या डी संघ लोक सेवा आयोग। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधायिका के अधीन रहकर ही यह कार्य करती है। कौन? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन होती है? मंत्री परिषद जो होती है। ठीक, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं से यह कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कार्यपालिका अधीन है विधायिका के। ठीक है, अगला बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना। ऑप्शन है आपके पास ए प्रकाश चंद्र सेठी, बी रविशंकर शुक्ला, सी कैलाशनाथ काटजू या डी द्वारकानाथ मिश्र। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाशनाथ काटजू या KN काटजू। ठीक, यह पहले क्या थे? पहले यह विधि मंत्री बने। ठीक है, पहले यह विधि मंत्री थे। ठीक है, विधि मंत्री के बाद जो है यह भारत के तीसरे गृह मंत्री बनते हैं। फिर गृह मंत्री के बाद यह क्या बनते हैं? गृह मंत्री के बाद यह बनते हैं रक्षा मंत्री 1955 में, और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो क्रम क्या है? पहले विधि मंत्री, फिर गृह मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन? कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ ऊपर दिया भी हुआ है। नेक्स्ट बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ऑप्शन है ए श्री गुलजारी लाल नंदा, बी श्री जान मथाई, सी श्री कृष्णामाचारी या डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, श्री जान मथाई जो है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। हालांकि देखिए यहाँ पर भी आंसर में स्टार लगा हुआ है, तो इसे ऐसे समझिए। पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे RK षणमुख चेट्टी। ठीक, RK षणमुख चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, और स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। 1949 में उनके स्थान पर जान मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब देखिए RK षणमुख अगर आ जाता है तो आपको क्या बताना है? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री पूछता है और ऑप्शन में रहता है RK षणमुख और जान मथाई, तो आपको करना है RK षणमुख चेट्टी के साथ जाना है आपको। ठीक है, वहीं अगर पूछ लिया जाए कि संविधान के लागू होने के बाद भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको किसके साथ जाना है? आपको जाना है श्री जान मथाई के साथ। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जान मथाई वित्त मंत्री बन गए थे। वहीं इसके पहले तक कौन था? तो इसके पहले 26 नवंबर 1947 से 1949 तक कौन था वित्त मंत्री? ये थे RK षणमुख चेट्टी। ठीक है, स्पष्ट रूप से अगर नहीं पूछता, ये इसे उस प्रकार से समझिए जैसे संविधान सभा के बारे में पूछा जाता है, कि पूछ लिया जाए कहीं पर कि पहले जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाए। कौन से दोनों बताइए? सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको अगर पूछा जाए सीधे सीधे कि संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो आप किसके साथ जाते हैं? आप जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी के साथ। ठीक है, वहीं प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष पूछ लिया जाता है या परमानेंट अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, तब आप किसके साथ जाते हैं? तब आप जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के साथ। ठीक, उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी समझिए आप, यहाँ स्टार की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि भारत, देखिए ऑप्शन हमको बेस्ट चुनना है, जो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसे ही कोई चुनना है। ऐसा नहीं कोई आयोग के पास गुंजाइश ही नहीं छोड़नी कि वो हमारे प्रश्नों को या उत्तर को गलत कर सके। ठीक है, यहाँ बताइए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन है ए KM मुंशी, बी SP मुखर्जी, सी बलदेव सिंह या डी BR अम्बेडकर। चलिए आंसर तो आपको दिख गया, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर जो है यह भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, कब? स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। वहीं अंतरिम सरकार यानी कि 1946 में कानून मंत्री थे JN मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल। ठीक, अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन था? तो अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे जोगेंद्रनाथ मंडल। ठीक है,
अगला बताइए कि निम्नलिखित में से कौन शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन है ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बी विनियोग विधेयक, सी बजट, या डी भारत की संचित निधि। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। यहाँ अनुच्छेद जो है 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, जिसे ही हम लोग सामान्य भाषा में बजट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला बताइए कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है ए चंद्रशेखर, बी देवगौड़ा, सी आई के गुजराल, या डी ए अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एच.डी. देवगौड़ा। यह भारत के प्रथम 12वें प्रधानमंत्री थे व्यक्ति के अनुसार। ठीक है, वहीं अगर अन्य के बारे में बात की जाए तो अब तो मुझे भी ऑप्शन देखना पड़ेगा। भारत में व्यक्ति के अनुसार जो है 12वें प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करने के बाद एच.डी. देवगौड़ा थे, जो 1 जून 1996 से लेकर के अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे और वर्तमान प्रधानमंत्री 15वें हैं। नेक्स्ट बताइए, प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के अनुसार सुमेलित करवा देना। बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि भाई सुमेलित करवाने वाले प्रश्न आ ही नहीं रहे, मुझे थोड़ा सा तो रेस्ट दीजिए। चलिए, तो सुमेलित करवाइए आप। वीडियो पॉज करके सुमेलित करवा लिया करिए भाई, बहुत ही आसानी से सुमेलित हो जाता है, काहे इतना परेशान होते हैं। चलिए, सही आंसर इसका क्या है, देखिए एच.डी. देवगौड़ा की अभी हमने बात की है। यह थे 1996 से 97 तक। तो 96-97 कहाँ है, 96-97 यहाँ है। ठीक, यानी कि डी, यानी कि डी का 4। अरे सारे तो विकल्प भी नहीं दिख रहे हैं, आप लोग बोलते ही नहीं हैं। अब देखिए 96 से 97 तक एच.डी. देवगौड़ा थे, डी का 4। ठीक, तो 4 कहाँ पर है, अरे बाप रे बाप, 4 3 में यहाँ पर देखिए 4 कहाँ पर है, 96 से 97 तक, 96 से 97 तक डी का 4, ये 1 में आ रहा है। अरे यार क्या मिला रहे हैं, डी का 1 आएगा ना, 4 कहाँ से, डी का 1 पहला वाला, डी का पहला वाला ये। ठीक, तो यानी कि कौन सा आंसर सही है, सीधे सीधे हमको यहीं से पता चल गया ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए सबका क्रम देख लेते हैं। देवगौड़ा 96 से 97 तक थे, यहाँ नीचे से क्रम देखिए, आसानी होगी। एच.डी. देवगौड़ा 96 से 97 तक थे, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। वहीं चंद्रशेखर जी 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक थे। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक थे। आई के गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल जो है यह 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक थे। और वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक थे। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 3 बार का था प्रधानमंत्री के रूप में, 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक, 19 मार्च 1998 से लेकर के 26 अप्रैल 1999 तक, और 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा गुलजारी लाल नंदा, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 4, या डी उपर्युक्त सभी। चलिए, उपर्युक्त सभी जो है यह क्या बने थे, एक बार से अधिक प्रधानमंत्री बने। देखिए गुलजारी लाल नंदा जी जो है यह 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। अगला बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है। मतलब गैप हुआ है उनका, मतलब पहले 5 साल रहे, फिर एक दो बार गैप हो गया, फिर प्रधानमंत्री बन गए। अब बताइए, जरूरी नहीं 5 साल, पहले तो हो सकता है 12 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी रहे, उसके बाद फिर गैप हुआ, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर गैप हुआ, फिर प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। बताइए तो कौन कौन था। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा गुलजारी लाल नंदा, चौथा इंदिरा गांधी, 5वां अटल बिहारी वाजपेयी। और नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है 1, 2, 3, बी 1, 3 और 4, सी 3, 4, 5, या डी 1, 2, 4, 5।
चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3, 4 और 5। 3, 4 और 5। लाल बहादुर शास्त्री लगातार प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी अलग अलग समयों में बनी थी। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। सभी का समय सभी को नहीं याद रहता। यह प्रश्न पता नहीं क्यों ऐसे प्रश्न आते भी हैं पेपर में। इतना फैक्चुअल बेस्ड प्रश्न जो है आयोग की परीक्षाओं में मेरे ख्याल से तो नहीं पूछा जाना चाहिए। तो देखिए, गुलजारी लाल नंदा जी जो है 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, और दूसरी बार बनते हैं 1966 में। ठीक, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। ठीक, गैप हो गया ना, 1964 फिर 1966। इंदिरा गांधी 1966 में और 1980 में बनती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहली बार, 98 में दूसरी बार। ठीक, नेक्स्ट बताइए कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री या डी चौधरी चरण सिंह। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। मृत्यु हुई थी इनकी 1966 में ताशकंद, तत्कालीन उज्बेकिस्तान की राजधानी में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ऑप्शन है ए एच.डी. देवगौड़ा, बी पी.वी. नरसिम्हा राव, सी चंद्रशेखर या डी मोरारजी देसाई। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चंद्रशेखर जी जो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। वहीं एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव और मोरारजी देसाई यह तीनों जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। देखिए, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। ठीक है, लेकिन चंद्रशेखर राव कहीं के भी मुख्यमंत्री नहीं रहते, सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ऑप्शन है आपके पास मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव और डी चंद्रशेखर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। ऑप्शन है ए देवगौड़ा, बी आई.के. गुजराल, सी चंद्रशेखर या डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चंद्रशेखर जी यह लोकसभा के सदस्य थे, बाकी देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह यह सभी राज्यसभा के सदस्य थे अपने प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्रित्व काल में। अगला बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित ही नहीं हुआ। ठीक है, इतना मतलब प्रधानमंत्री बने कि उपस्थित ही नहीं हुआ, इससे प्रधानमंत्री। ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी, बी वी.पी. सिंह, सी चंद्रशेखर या डी चौधरी चरण सिंह। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1979 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक का। ठीक है, और इनके पूरे कार्यकाल में लोकसभा की कोई बैठक ही नहीं हुई, और जब बैठक की तिथि निर्धारित हुई तो उसके एक दिन पहले कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। समझ रहे हैं, इस प्रकार का खेल खेला जाता था। अगला बताइए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 356 या डी अनुच्छेद 76। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है और यह जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, 352 के सब क्लास 3 में, 352 के सब क्लास 3 में। और किस रूप में कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उस घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सहमति दे। मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से अपनी सहमति दे कि हाँ हम लिखित रूप से दे रहे हैं, आप आपातकाल लगाइए, यह बात कही गई अनुच्छेद 352 सब क्लास 3 में। ठीक है, यहाँ देखिए, मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करेगा, ऐसा नहीं। और वहीं 2 बार मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हुआ है 352(3) में। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऑप्शन है ए पहला की वी.पी. सिंह, दूसरा आर वेंकटरमण, तीसरा वाई.बी. चौहान या चौथा प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन है आपके पास केवल 1, 2, 3, बी 1, 3 और 4, सी 1, 2 और 3 या डी 1, 2, 3, 4। चलिए ऐसे प्रश्नों में आप
सब मैक्सिमम नंबर को चुना करिए। सभी लोग लगभग केंद्रीय मंत्री रहते ही हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले। कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। नेक्स्ट बताइए कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी प्रधानमंत्री ऑप्शन ए राजीव गांधी द्वारा, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, सी नरसिम्हा राव द्वारा या डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राव मनमोहन मॉडल बोला जाता है 1991 के आर्थिक उदारीकरण या आर्थिक सुधारों की बात, आर्थिक सुधारों में जो आर्थिक सुधारों को जो लागू किया गया था उसे राव मनमोहन मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है। ये देखिए उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई थी 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। नेक्स्ट बताइए कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए भारत के पूर्व वित्त मंत्री, बी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, सी वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष या डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के पूर्व प्रतिनिधि। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वैसे अब तत्कालीन समय में इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही है। यह वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। बाकी अन्य चीज़ों के बारे में जानिए। तो देखिए मनमोहन सिंह जो थे ना वह वित्त मंत्री भी थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बने, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। ठीक है। अगला बताइए। तो यहाँ कथन और कारण के रूप में प्रश्न को दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि मंत्री, कथन ए में बताया जा रहा है कि मंत्री जो है वह नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, और दूसरा कथन है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को आपको चुनना है। कथन पहला है कि ए कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन दो बी है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और सी है कि कथन सही पर कारण गलत है और डी कथन गलत पर कारण सही है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं। देखिए मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, और संसदीय प्रणाली में मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। यह तो सामूहिक उत्तरदायित्व वाली बात आ गई, लोकसभा जो के प्रति जो है मंत्री उत्तरदायी रहते हैं अनुच्छेद 75(3) के तहत। ठीक है, यह भी कथन सही है कि नहीं। अब कारण क्यों नहीं सही है? क्योंकि लोक सेवक जो कार्य करते हैं वह अनामता के सिद्धांत के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, मतलब उनका नाम कहीं नहीं आएगा, काम वो करेंगे, और नाम किसका होता है? मंत्रियों का। चाहे अच्छा काम करे तो भी लोक सेवक का नाम नहीं आता है, और बुरा काम करे तो भी लोक सेवक का काम नहीं आता है। मंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। अभी कथन और कारण के रूप में दिया हुआ है। कथन ए है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, और कारण आर है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। चलिए ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कथन सही पर कारण गलत है, और डी है कि कथन गलत पर कारण सही है। चलिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कथन सही गलत है और कारण सही है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है वह संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 सब क्लास 3 में यह बात कही गई है, सब क्लास 3 में यह बात कही गई। ठीक है, बाकी राज्यसभा और लोकसभा कहीं से भी संघीय सदस्य में मंत्रिपरिषद बन सकता है कोई भी व्यक्ति, और साथ ही साथ जो इसका सदस्य नहीं है वह भी अनुच्छेद 75(5) के सब 75(5) के तहत जो है 6 माह तक के लिए मंत्री बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। यहाँ भी कथन और कारण के ही रूप में दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कथन ये है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, और कारण आ रहा है कि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही परंतु आर गलत है, और डी है कि ए गलत किंतु आर सही है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, कैसे? तो आइए एक्सप्लेनेशन से देखते हैं।
देखिए, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति द्वारा जो है मंत्रिमंडल के ही किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, जैसे अन्य मंत्रियों को लेकर के। ठीक है, अगला बताइए, यहाँ दो कथन दिया हुआ है और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो कथन एक है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, और कथन दो है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष है। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही कथन गलत है। देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष नहीं होता। सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट सचिव। यह सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का भी प्रधान अध्यक्ष होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, बाकी वो संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में तो कई बार बात हुई है। नेक्स्ट बताइए, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। कथन दो है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, आप विचार करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देखिए, कई बार आपको बताया गया कि कैबिनेट मंत्री जो है अनिवार्य रूप से लोकसभा के नहीं, किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। इवन वे सदस्य नहीं भी हो सकते हैं 6 माह तक। ठीक है, और नेक्स्ट की केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, यह भी गलत है। ठीक, संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन नहीं कैबिनेट सचिवालय कार्य करता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन से देखिए इसे। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, जिसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बार बार यह प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, ऑप्शन ए है 90वां, बी 91वां, सी 92वां, या डी 93वां। चलिए, अमेंडमेंट नंबर 91 के माध्यम से संविधान में यह संशोधन किया गया था। हुआ कब था? तो हुआ था यह संशोधन 2003 में। ठीक है, उस समय का यह करंट का प्रश्न था, हालांकि 2009 में पूछा गया था, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, संविधान के 91 संशोधन के माध्यम से या फिर 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 75 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, 1 क। ठीक, और उसमें क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद में जो है वह प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के, ठीक, किसके, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, और दूसरा, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ठीक है, वर्तमान के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। आगे बताइए कि निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को, ठीक, केंद्र मंत्रालयों की संख्या 18 थी, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। ऑप्शन है ए हरित पत्र, बी श्वेत पत्र, सी पीत पुस्तिका, या डी नीली पुस्तिका। चलिए, भारत द्वारा जो है वह श्वेत पत्र जारी किया जाता है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए या आधिकारिक विवरण के लिए भारत सरकार जिस पेपर को जारी करती है उसे श्वेत पत्र या फिर व्हाइट पेपर बोला जाता है। ठीक है, अगला बताइए कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 257, बी अनुच्छेद 258, सी अनुच्छेद 355, या डी अनुच्छेद 356। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 257 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इसी प्रकार से प्रयोग करेगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। दोनों ही बातें कही गई अनुच्छेद 257(1) में, याद रखिएगा कि एक तो राज्य की कार्यपालिका जो है अपनी शक्ति का ऐसा प्रयोग नहीं करेगी जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल असर हो, और दूसरी चीज़ संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा, तो वहाँ तक होगा राज्य को ऐसे निर्देश देने तक कि जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। मतलब भारत सरकार को आवश्यक लगा और उसने 257 के अंदर आपको एक निर्देश दे दिया कि चलो बेटा ऐसा काम करो, तो आपको करना होगा। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही होते हैं ये सारी चीज़ें। आगे देखिए, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? ऑप्शन है ए गोपाल स्वामी अयंगर, बी के एम मुंशी, सी टी टी कृष्णामाचारी या डी बी सी राय। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट के आधार पर ही संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया था 1949 में। ठीक है, वैसे कई बार इसका पुनर्गठन किया गया है। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? पहला, मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। दूसरा, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता। तीसरा, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 2 या डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। देखिए, वित्तीय आवंटन का कार्य जो है यह किसका है? वित्तीय संसाधनों के आवंटन कार्य वित्त मंत्रालय का होता है। ठीक है, यहाँ देखिए यह संसद का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची के तैयार करना और मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवालय सहायता करना, यह दोनों कार्य किसका है? यह दोनों कार्य है मंत्रिमंडलीय सचिवालय या फिर कैबिनेट सेक्रेटरीट का, जिसका अध्यक्ष होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सिविल सेवा सर्विसेज का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, यह सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग जानते हैं। देखिए, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961। ठीक, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की प्रथम सूची में स्थान दिया गया। इसको छोड़िए। ठीक, यहाँ देखिए, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम में जो है मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए कार्यों को बताया गया मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए। तो इसको क्या क्या आवंटित विषय देखिए। पहला, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय सहायता करना और कार्य के नियम बनाना। ठीक, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों में सचिवीय सहायता करना। ठीक, मंत्रिमंडल को भी और मंत्रिमंडल की जो समितियां हैं उन दोनों को ही सेक्रेटरीट हेल्प या सचिवीय सहायता करता है। कौन? कैबिनेट सेक्रेटरीट या मंत्रिमंडल सचिवालय, और साथ ही साथ कार्य के लिए नियम भी बनाता है। नेक्स्ट देखिए कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल है। अब देखिए, सचिवालय सहायता के अंतर्गत या सेक्रेटरीट हेल्प के अंतर्गत यह जो है मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को किस किस प्रकार की सहायता करते हैं वह भी दिया है, तो जान लेते हैं। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करते हैं। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार और वितरित भी करते हैं। ठीक है, कार्यसूची यानी मंत्रिमंडल का एजेंडा क्या होगा इसे भी तैयार करते हैं और इसे वितरित भी करते हैं मंत्रिमंडल के बीच में। नेक्स्ट, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों को भी वितरित करते हैं। चौथा, कार्यसूची किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड भी तैयार करते हैं। और पांचवा, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण भी करते हैं। और छठवां, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करते हैं। देखिए, फिर से बताता हूँ, मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट सचिवालय के दो मुख्य कार्य हैं। कौन कौन से? मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवालय सहायता देना और साथ ही साथ कार्य के लिए नियम बनाना। अब मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को किस प्रकार की यह सचिवीय सहायता देते हैं, तो वह है कि पहले तो प्रधानमंत्री के आदेश के द्वारा यह मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करते हैं और मंत्रिमंडल की बैठक किस एजेंडे पर होगी इसकी कार्यसूची भी तैयार करते हैं, इसका एजेंडा भी तैयार करते हैं और यह वितरित भी करते हैं मंत्रिमंडल के बीच। और साथ ही साथ जो इनसे संबंधित दस्तावेज होते हैं, जो कार्यसूचियों से संबंधित दस्तावेज होते हैं, इसको भी यह वितरित करते हैं। और इसके अलावा जो विचार विमर्श होता है मंत्रिमंडल की बैठकों में, उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं। उस रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद वितरित करते हैं और साथ ही साथ मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं ग्राउंड लेवल पे, उसकी भी निगरानी यह करता है। कौन? मंत्रिमंडलीय सचिवालय। आगे देखिए, बताना है, सुमिलित करवाना है, आप ही को पढ़ना है, तो फटाक से पढ़िए और सुमिलित करवाइए। ठीक है, चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, राजीव गांधी कर्मभूमि। ठीक, देखिए राजीव गांधी का कर्मभूमि में नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? वीरभूमि है। ठीक है, कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है? कर्मभूमि भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि है। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शांति घाट। फिर से देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीरभूमि कहा जाता है। और कर्मभूमि समाधि स्थल कहा जाता है राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को। नेक्स्ट बात करते हैं आज के लेक्चर का आखिरी प्रश्न। ठीक है, वैसे मैं चाह तो रहा था और प्रश्नों पर चर्चा करें, लेकिन मैं भी थक चुका हूँ और मुझे अगला लेक्चर भी तैयार करना है, और आप भी जो है अब थक चुके होंगे। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत ही फेमस नारा है, सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कब दिया था? तो 1965 में दिया था, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। बस लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? चलिए, दो ही ऑप्शन है आपके पास। देखिए, स्वतंत्र भारत में संसदीय सचिव का पद प्रथम बार सृजित किया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था। ये थोड़ा सा इस पद के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि जब प्रश्न आया तो हो सकता है कभी डिटेल में आ जाए। ठीक है, और 2018 का ही प्रश्न है MPPCS का। देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों तथा प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। समझ गए? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर में हम महान्यायवादी और CAG के बारे में और कोशिश करेंगे कि और अन्य चीज़ों के बारे में भी चर्चा करें। चलिए, तो लेक्चर्स की कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।